यस लिख दो एक बार। स्क्रीन और वॉइस अच्छे से आ रही है तो यस लिख दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ही कर रहे थे हम लोग। बस एक बार देख लेता हूँ कितने प्रॉब्लम हो गए थे। 89 प्रॉब्लम कर लिए थे। 90th प्रॉब्लम देखते हैं। गुड मॉर्निंग। चलो अब स्टार्ट करो। रफ कॉपी रख लो अपने पास, एक पेन रख लो। क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं और थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस आज करेंगे। एक मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, वो बताया था, वो काफी इंपॉर्टेंट था, जेई में आया हुआ है। उसमें ऐसा था, लेट एस एन इज इक्वल टू, ये प्रीवियस क्वेश्चन है तो इसको 90th नंबर नहीं देते हैं। एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, वो किसी ने मुझे उसका आंसर भेजा ही नहीं, तो वो कर देता हूँ मैं। k1 to n, यहाँ पे n अपॉन n स्केयर प्लस के एन प्लस के स्केयर था, ठीक है। और tn था मेरे पास k1 to n, n अपॉन n स्केयर प्लस के एन प्लस के स्केयर, ठीक है। ये टर्म थी मेरे पास। और इसमें दिया हुआ था फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, देन वी हैव टू, ये मल्टी करेक्ट था, हमें ये फाइंड आउट करना था कि एस एन जो है वो पाई/3√3 से बड़ा है कि छोटा है। सिमिलरली एस एन इज ग्रेटर देन पाई/3√3, ठीक है। सी पार्ट था इसमें, टी एन इज लेस देन पाई/3√3। डी पार्ट था, टी एन इज ग्रेटर देन पाई/3√3, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था, तो इसको करते हैं एक बार। अच्छा, इसमें एक जो लिमिट थी वो यहाँ पर जो टी एन में थी वो 0 से n-1 थी। किसी का हो गया था ये प्रॉब्लम? चैट बॉक्स में लिखो अगर हो गया था किसी का ये प्रॉब्लम। इसका आंसर ए और डी आता है, ए और डी इसके आंसर आते हैं। इसने भी नहीं किया इसको अटेम्प्ट। चलो देखो अभी करते हैं। तो एस एन मेरे पास है k1 to n, n अपॉन एन स्केयर प्लस के एन प्लस के स्केयर, ऐसे ही ये टर्म है। अगर इन दोनों टर्म्स को देखोगे ना, इन दोनों टर्म में बस एक ही डिफरेंस है कि इसकी लिमिट्स, यहाँ पे लिमिट्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 1 से n तक हैं। यहाँ वाली जो लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 से n-1 तक हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं। इधर ध्यान देना एक बार सब लोग। तो जो एस एन है उसको मैं लिख रहा हूँ। एस एन मेरे पास है k1 to n, 1/n, 1/1 प्लस k/n प्लस के स्केयर बाय एन स्केयर, ठीक है। ये कैसे लिख दिया मैंने? जो न्यूमरेटर है उसको एन स्केयर से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी एन स्केयर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब मैं न्यूमरेटर को एन स्केयर से डिवाइड करूंगा, देखो इसको डिवाइड करेंगे एन स्केयर से, तो यहाँ पे 1 बचेगा। एक 1/n मैं बाहर ले गया क्योंकि समेशन के ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 प्लस k/n प्लस के स्केयर बाय एन स्केयर बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एस एन हो गया। अच्छा, आपका टी एन किसके बराबर आ जाएगा? वो भी सेम ही टर्म है, तो वो आ जाएगा के, बट उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 से लेकर n-1 तक है। तो 1/1 प्लस के बाय एन प्लस के स्केयर बाय एन स्केयर। अब एक चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए कि ये लिमिट एज ए सम जैसा कुछ बन रहा है, बट इसमें क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मिसिंग है, इसमें लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स के ऊपर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा देता हूँ, ठीक है, इन दोनों के ऊपर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाऊंगा, तो क्या बन जाएगा? एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, के 1 to n ले लो, चाहे आप 0 से n-1 ले लो, 1 प्लस k/n प्लस के स्केयर बाय एन स्केयर। दोनों उस केस में जब आप लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक इंटीग्रल बन जाएगा। 1/n की जगह हम क्या लिखते हैं? dx, k/n की जगह क्या लिख देते हैं? x, या r/n की जगह x लिखते थे,
ठीक है, 1 होगा तो यहाँ पे लिमिट 0 आएगी, n होगा तो यहाँ पे 1 आएगी, 0 होगा तो भी यहाँ पे लिमिट 0 आएगी, n-1 होगा तो 1 आएगी। ठीक है, तो ये इंटीग्रल बनेगा, बट ये कब बनेगा, जब आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे। ठीक है जी, अब इसको देखते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 0 to 1 ये वाली वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो dx अपॉन ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इंटीग्रल बनेगा 0 to 1 dx अपॉन एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इंटीग्रल मेरे पास बन जाएगा 0 to 1 dx अपॉन, यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स के प्लस ए जैसी फॉर्म बन गई ना, तो 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस हाफ बाय √3/2, लिमिट लगा दो 0 से 1, तो ये टर्म बन गई 2/√3 tan इनवर्स ऑफ 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2/√3/2, तो √3 आ जाएगा, समझ गए ना, 3/2/√3/2 तो √3 आ जाएगा, 0 पुट करने पे आ जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/2√3/2 1/√3। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, ये बन जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा π/3, ये हो जाएगा π/6, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी π/6, 2 से कट के π/3√3। तो एक अच्छी चीज आपको क्या देखने पे मिली कि भाई जब मैं इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा रहा हूँ किस पे, एसएन पे, वो भी π/3√3 आ रहा है, टीएन पे लगा रहा हूँ तो भी क्या आ रहा है, π/3√3 आ रहा है। ठीक है जी, अब इन दोनों में ऑब्वियसली डिफरेंस तो है, क्या डिफरेंस है, एक 1 से n जा रहा है, एक 0 से n-1 जा रहा है। ठीक है जी, और देखते हैं अब मैंने इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करी, तो ये मेरा x एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये मेरा y एक्सिस हो गया, ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 0 से 1 में। ठीक है, जो आपका फंक्शन है, फंक्शन कौन सा है आपका, आपका फंक्शन है यहाँ पे जो इन्वॉल्व हो रहा है 1/1 प्लस एक्स के। ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो ग्राफ होता था, पैराबोला जो होता था, वो 0 से 1 में इसका कैसा बिहेवियर है, अगर पैराबोला बनाओगे, जो डिनोमिनेटर है माइनस हाफ पे वर्टेक्स है इसका, ठीक है, 0 पर इसकी वैल्यू 1 है और 1 पे इसकी वैल्यू 3 है, तो माइनस हाफ से 1 ग्राफ, जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये डिक्रीजिंग बनेगा। ठीक है, तो आपका अगर फंक्शन आप बना रहे हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइक ऑफ करो भाई, 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 आएगी। देखो ध्यान से, 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 अगर आप पुट करोगे तो वैल्यू 1 आएगी, यहाँ मान लेते हैं 1 आ रहा है, ठीक है, और 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 आएगी, तो 1,1/3, तो ये अपना फिर ऐसा बन जाएगा, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। क्लियर हो रहा है ये बात सबको, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का हमारा बन जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं टीएन और एसएन पे, तो ये जो एरिया आ रहा है, जो 0 से 1 वाला एरिया आ रहा है, ये किसके बराबर आ रहा है, π/3√3 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एन रेक्टेंगल्स बनाने स्टार्ट किए इसमें, तो ये मैंने एन रेक्टेंगल्स बनाने स्टार्ट कर दिया ऐसे करके। इस हर रेक्टेंगल की विड्थ कितनी होगी, 1/n होगी। ठीक है, तो हर रेक्टेंगल की विड्थ कितनी होगी, 1/n। एक चीज जो बहुत में ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आपका ग्राफ इंक्रीजिंग बनता है ना, तो उसमें इन अलग तरीके से बिहेवियर है, ये डिक्रीजिंग है इसलिए अलग तरीके से बिहेवियर। आपको याद होगा हमने जो क्लास में स्टार्ट किया था वो क्या था, उसमें जो ग्राफ था वो आपका इंक्रीजिंग था, जो हमने स्टार्ट किया था क्लास में जब हम बना रहे थे ना, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें ग्राफ मैंने शायद ऊपर की डायरेक्शन में बनाया था, वो इंक्रीजिंग था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे ये वाला पॉइंट क्या होगा, 1/n, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 2/n, ये वाला पॉइंट होगा 3/n, ये वाला पॉइंट होगा n-1/n, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा n/n। ठीक है, अच्छा, तो अब जो आपके पास टर्म बनेगी, अगर आप 1/n से स्टार्ट करते हो, देखना एक बार ध्यान से, 1/n से, ये आपका समेशन हो गया, मतलब ये एरिया का समेशन हो गया ना, तो एरिया का समेशन हमने कैसे लिखा हुआ है, 1/n टाइम्स ऑफ, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, इसको फंक्शन में डालोगे तो कितना आएगा, 1/1 प्लस 1/n प्लस 1 स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये हाइट ये वाली होगी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/n इंटू ये वाली विड्थ होगी 1/n इंटू ये वाली टर्म विच इज 1/1 प्लस
1/n² प्लस 1² बाय n², इसी को k वाले फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो अगर k वाले फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अब 1 प्लस k/n प्लस k² बाय n², k कहाँ से कहाँ वेरी करा दो। अब k देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका 1/n हुआ, 1/n से लेकर, क्योंकि पहला पहला वाला टर्म कितना आएगा 1/n 1² बाय n², और लास्ट वाला टर्म कितना आएगा, क्योंकि आप ये छोटे वाले रेक्टेंगल ले रहे हो, नीचे वाले रेक्टेंगल ले रहे हो ना, तो कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो 1 से n लेकर आपका क्या बनेगा, ये वाला जो एरिया बनेगा वो लोअर रेक्टेंगल्स का एरिया बनेगा जो नीचे आ रहे हैं। तो जो नीचे आ रहे हैं उनके रेक्टेंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा, π/3√3 से कम होगा। अब देखो 1 से n वाला कौन सा पार्ट है, 1 से n कौन सा है, tn है कि sn है, तो 1 से n है आपका sn, तो sn जो होगा वो उस एरिया से कम होगा। अच्छा अब 0 से n-1 देखते हैं। तो 0 से n-1 देखोगे तो उस केस में क्या होगा, जब 0 से n-1 देखोगे तो 0/n आपका ये वाला लेंथ है, 1/n ये वाला लेंथ आएगा, 2/n ये वाला लेंथ आएगा, और n-1/n ये वाला लेंथ आएगा। तो जब आप समेशन जो है अपना के 0 से n-1 लोगे, हर रेक्टेंगल की विड्थ 1/n, उसकी हाइट 1/1 प्लस k/n प्लस k² बाय n², इस केस में जो आपके पास एरिया आएगा वो कौन सा आएगा, अबव अबव रेक्टेंगल्स का आएगा। तो दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स अबव द कर्व, ठीक है। और ये वाली वैल्यू ऑब्वियसली π/3√3 से बड़ी होगी। तो 0 से n-1 हमारा tn था, 0 से n-1 tn था, ये π/3√3 से बड़ा हुआ। अब किस किस को ये बात समझ आ गई, तो ऑल क्लियर कर दो, जिसको नहीं समझ आई है वो भी बताओ कि सर मुझे समझ नहीं आया। जिसने लेट ज्वाइन किया है वो थोड़ा सा इस वीडियो को देख लेगा दोबारा से। इसमें हमने लिमिटेड सम में जो पढ़ा था उसी को मैंने आपको, जो प्रॉब्लम घर के लिए दिया था उसी को मैंने आपको बताया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। जिसको नहीं समझ आया बेटा वो एक बार इसको दोबारा से देख लेना, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया, हमने जो आपको होमवर्क प्रॉब्लम दिया था। अब नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 90 पे। तो कल हमने 89 प्रॉब्लम कर लिए थे, अब 90th प्रॉब्लम कर रहे हैं। अच्छा आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये देखना जरूरी है कि भाई ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग होगा तो उससे आपको चेक करना पड़ेगा, मतलब कि भाई रेक्टेंगल्स कौन से बन रहे हैं, बड़े वाले बन रहे हैं कि छोटे वाले बन रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। अगर इंक्रीजिंग ग्राफ है तो अलग बिहेवियर होगा, अगर डिक्रीजिंग ग्राफ है तो अलग बिहेवियर होगा। तो ये वाले पर्टिकुलर केस में डिक्रीजिंग था, जो हमने क्लास में जिससे मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें इंक्रीजिंग था, ठीक है। 90th प्रॉब्लम, 90th प्रॉब्लम है आई एन इज इक्वल टू -π to π साइन ऑफ nx अपॉन 1 प्लस π⁻x साइन x dx, ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन है, इसमें सब लोग रफ कॉपी ले लो और अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। ए ऑप्शन है इसका, आई एन इज इक्वल टू IN+2। बी पार्ट है समेशन ऑफ m1 to 10 I टाइम्स ऑफ 2m+1 इज इक्वल टू 10π, ठीक है। सी ऑप्शन है इसका m1 to 10 I2m इज इक्वल टू 0। डी ऑप्शन है IN इज इक्वल टू IN+1। ये चार ऑप्शन है, चेक करना है कौन से सही है, ट्राई करो एक बार जल्दी से।
सबसे पहले किंग रूल लगाओ और देखो क्या बन रहा है। ये नीचे साइन एक्स भी है साथ में, ठीक है, इसको स्किप नहीं कर देना है। किंग रूल लगा के बताओ क्या बन रही है टर्म। नहीं बनी बात। ओए भाई कौन कर ली हुआ चलो मैं बताता हूँ। म्यूट करो बेटा अपने आपको, इसका भी माइक है। देखो आई एन जो है हमारे पास, है तुरंत पता पड़ गया। क्या है जी गुरु जी? देखो आई एन जो चल रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस पाई रेश टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि ये माइनस पाई टू पाई है, इसमें मल्टी करेक्ट है पीयूष, और भी आंसर आएंगे। तो माइनस पाई टू पाई है तो हम ये सोचेंगे कि भाई किसी तरीके से मतलब या तो ऑड इवन वाली सिचुएशन बन जाए, बट ऑड इवन बनेगा नहीं क्योंकि साइन एन एक्स जो है वो तो ऑड है, साइन एक्स भी ऑड है, बट वन प्लस पाई एक्स जो है वो फंक्शन को चेंज करेगा। इसलिए सबसे पहले ना किंग रूल लगाते हैं। तो किंग रूल लगाएंगे तो बनेगा माइनस पाई टू पाई एक्स की अभी क्या रख दोगे, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो वो माइनस एक्स हो जाएगा, तो साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, ठीक है, अपॉन साइन एक्स, इन दोनों से नेगेटिव कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स का माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वन प्लस पाई रेश टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया होगा आप लोग को। आई एन फिर मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, माइनस पाई टू पाई, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस पाई रेश टू द पावर एक्स साइन ऑफ एन एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये दो बार डी एक्स लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होगा, इस आयन को और इस आयन को आप ऐड कर दो जो गिवन है, उससे क्या होगा कि आपका वन प्लस पाई एक्स कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा टू आई एन इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई। समझ आ गया होगा ना, वन प्लस पाई एक्स और वन प्लस पाई एक्स कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ एन एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स। ये टर्म आ गई। अब क्या कर सकते हैं, आई एन को क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई टू पाई है तो ट्वाइस ऑफ जीरो टू पाई लिख सकते हैं इसको, तो ये बन जाएगा जीरो टू पाई, क्योंकि अब ये इवन हो गया ना, अब ये फंक्शन इवन हो गया तो ट्वाइस ऑफ जीरो से पाई लिखेंगे, वो टू से टू कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ एन एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आ जाना चाहिए था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ तक तो सब बच्चे आ जाएं। यहाँ तक कॉल क्लियर हो गया, एक बार बताओ यहाँ तक कितने बच्चे आ चुके थे। जल्दी जल्दी यार एक्टिव रहा करो, पता नहीं बहुत टाइम लगाते हो आप लोग।
अबे आयुष जी, यहाँ पे मैं पूछा, यहाँ तक आ गया था, ऑल क्लियर तो अभी हुआ ही नहीं है, क्वेश्चन तो अभी आगे भी आएगा। आयुष यहाँ तक आ गया था आपका? कर ही नहीं रहा होगा तू क्वेश्चन। चलो ठीक है, आगे आ बढ़ते हैं। गया था सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलो देखो इधर ध्यान दो आप सब लोग, ये आ गया। अब इसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए हुए हैं। एक तो in+2 और in वाला एक ऑप्शन दिया हुआ था हमारे पास ना, एक ऑप्शन दिया हुआ था in+2 इक्वल टू in और in+1 इक्वल टू in। ठीक है, तो उसको चेक करते हैं। तो जैसे मैंने चेक किया in+2, पहला ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं। in+2 माइनस in निकालते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 0 to π साइन ऑफ n+2x। अब n समझ गए ना, n की जगह क्या रख दोगे, n+2x डिवाइडेड बाय साइन x, माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ nx डिवाइडेड बाय साइन x dx। ये क्लियर हो गया, 0 to π साइन ऑफ n+2x डिवाइडेड बाय साइन x माइनस साइन ऑफ nx डिवाइडेड बाय साइन x, क्योंकि n की जगह अब मैंने क्या रख दिया है, n+2 रख दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 0 to π साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c+d/2, तो 2 cos c+d/2 साइन सी माइनस साइन डी, साइन c+d/2, 2 cos c+d/2 साइन c माइनस d/2, सॉरी। तो साइन c माइनस d/2 में क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी आ गया हमारे पास साइन x dx। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। साइन c माइनस साइन डी होता है ना 2 cos c+d/2, तो उसमें 2n+2 तो n+1x, फिर साइन ऑफ c माइनस d/2 तो साइन x, वो कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास जो इंटीग्रल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ n+1x डिवाइडेड बाय n+1, लिमिट आ जाएगी हमारे पास 0 से π। ठीक है, सर तो इसके ऊपर बाद क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ n+1 साइन ऑफ पर n+1 π लोगे तो 0, साइन 0 लोगे तो 0, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फाइनली 0। इसका क्या मतलब हो गया कि in+2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, in के बराबर आ जाएगा। ऊपरली वाली ये बेटा किसका माइक ऑन है बताना मुझे एक बार। सर अब है। किसका है? अब है सर। अबे, अबे भाई अपने माइक को बंद कर यार, बार बार ऑन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, in+2 इज इक्वल टू in, समझ आ गया सबको ये वाला पार्ट। हमने क्या किया, in+2 ले लिया और उसमें से in को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया और क्या पाया कि भाई ये तो बन जा रहा है साइन ऑफ n+1x डिवाइडेड बाय n+1 लिमिट 0 से π। अब इसको पाई को इसमें पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, साइन ऑफ इंटीजर पाई कितना होता है 0, माइनस साइन 0 इज 0। ठीक है, तो 0 माइनस 0 करके हमारा आंसर 0 आ गया। तो ए पार्ट तो हमारा सही हो गया, ए पार्ट हमारा क्लियर हो गया है ये वाला। ठीक है, अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या है, अगर आप m को 1 रखोगे यहाँ पे, i2m+1 है ना, m1 से 10 तक जा रहा है, तो जो बी पार्ट है उसमें वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आप ऐसा करो i3 प्लस आई, m को 1 डालेंगे तो i3 प्लस i5 प्लस i7, ऐसे करते करते i21 तक जो सम है वो मेरे पास 10 पाई आना चाहिए। जो सी पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि i2 प्लस i4 ऐसे करते करते i20 तक मेरे पास 0 आना चाहिए। तो बस इसको भी चेक कर लेते हैं हम। ठीक है जी, अब मेरे को ये पहले से ही पता था कि जो आई एन है मेरे पास वो क्या है, 0 से पाए साइन ऑफ nx डिवाइडेड बाय साइन x dx। ठीक है, अब आप ये भी जानते हो कि भाई n+2 n के आई एन के बराबर है, तो ये बताओ i1 इज इक्वल टू i3 इज इक्वल टू i5 इज इक्वल टू i7 होगा, सारे ऑड वाले बराबर होंगे क्योंकि आई एन इज इक्वल टू in+2 है। Similarly, I2 is equal to I4 is equal to I6 equal to I8 and so on होगा। ये भी आप सबको समझ आ रहा होगा, ये भी क्लियर है। ठीक है, तो ऑड वाले का सम जो बी पार्ट है हमारा उसमें मेरे को क्या क्या चाहिए, I3 प्लस I5 सो ऑन टू करते करते 10 टर्म्स हैं I21 तक। ठीक है,
तो ये 10 टाइम्स ऑफ I1 लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये ऑड सारे आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ 0 to पाई I1 कितना हो जाएगा, साइन एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स, एन की जगह 1 डाल दिए बेटा, तो ये क्या बन जाएगा 10 पाई। 10 पाई दिया हुआ है ऑप्शन में, 10 पाई ही दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन भी हमारा सही है। सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन किसके बराबर है, I2 प्लस I4 प्लस सो ऑन टू I20, ये किसके बराबर हो जाएगा, 10I2 के बराबर हो जाएगा, या 10I0 भी लिख सकते हो इनफैक्ट आप, क्योंकि इवन में 0 भी कंसिडर होता है ना, बट चलो अभी हम I2 ले लेते हैं। तो 10 टाइम्स ऑफ 0 to पाई, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, साइन 2x, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx अपॉन साइन एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रल कितना आएगा, 2 कॉस एक्स वाली जो टर्म आएगी वो आ जाएगा 20 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल 0 से पाई, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसका सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो ये आपका सी पार्ट हो गया। ठीक है, अब डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट क्या था, आई एन इज इक्वल टू आई एन प्लस वन। इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप देखो ना, आपने आई एन इक्वल टू आई एन प्लस टू किया था, तो उसमें क्या आया था आपके पास, यहाँ पे n प्लस टू था, यहाँ पे n था, तो लास्ट में जाके आपके पास कॉस ऑफ n प्लस वन एक्स बचा था। अब n प्लस वन जब यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा, 2 कॉस ऑफ n प्लस हाफ आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ x बाई टू आ जाएगा, तो वो पूरी टर्म कैंसिल आउट होके 0 नहीं बनेगी, इसलिए डी ऑप्शन सही नहीं होगा। अगर आपको डाउट है तो आप इसमें ऐसे चेक कर सकते हो कि आई एन प्लस वन माइनस आई एन के इंटीग्रल को सॉल्व किया, ये 0 नहीं आएगा, क्योंकि आई एन प्लस टू इक्वल टू आई एन आ रहा है ना, तो आई एन प्लस वन इक्वल टू आई एन नहीं आएगा। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो इधर से भी देखो, आई टू और आई वन बराबर थोड़ी है, अगर आई एन प्लस वन आई एन के बराबर होता तो आई वन और आई टू बराबर आते। अभी भी आपने निकाला आई वन जो है वो किसके बराबर आ रहा है, आई वन पाई के बराबर आ रहा है, बट जो आई टू आ रहा है वो तो 0 के बराबर आ रहा है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन वैसे भी सही नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम की क्या आंसर आएंगे हमारे पास, ए बी एंड सी। ठीक है, अब ऑल क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर कर दो, इमोजी बना दो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबको हो गया, ऑल क्लियर हो गया सबको, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम 91। ठीक है, देखो मतलब ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई में, मतलब एक बार तो एडवांस के पेपर में इसके डेफिनेट इंटीग्रेशन के तीन चार क्वेश्चन आ गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो हम लास्ट में कर रहे हैं सारे जेई के क्वेश्चन हैं, मतलब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं आ रखा है, ये सब जेई के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं आपको। जेई का एक और प्रॉब्लम, ध्यान से करना, ठीक है, रफ कॉपी पास में रखो। गिवन दैट फॉर each a belonging to 0 to 1, limit h tending to 0 plus h to 1 minus h to 1 minus h t raised to the power minus a 1 minus t raised to the power a minus 1 dt exist। ठीक है, कुछ भी a कोई रियल नंबर है जो कि 0 से 1 में बिलोंग कर रहा है, उसमें ये जो इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट कर रहा है, और लेट दिस लिमिट बी इक्वल टू जी ऑफ ए, उसने ये बोला हुआ है, ये जो लिमिट है इसको आप क्या मान लो, जी ऑफ ए। इट इज ऑल्सो गिवन दैट it is also given that g of a is differentiable on open 0 to 1। इसका मतलब होगा कि आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक ये इंफॉर्मेशन है। अब इसके दो पार्ट थे, पैराग्राफ आया था ये पेपर में। पहला पार्ट, वैल्यू ऑफ जी ऑफ हाफ,
वैल्यू ऑफ जी ऑफ हाफ ये निकालनी है, ठीक है। ऑप्शन से मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा पार्ट था आपको जी डैश हाफ निकालना है। ट्राई करो भाई सब लोग जल्दी से। ये प्रॉब्लम है, हमें इसमें जी ऑफ हाफ निकालना है और जी डैश हाफ निकालना है। तो जी डैश हाफ निकालने के लिए पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन लगेगा जो हमने कल पढ़ा था। ट्राई करो, जिसका भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में बताओ। जेई का ही प्रॉब्लम है ये भी, 2014 का। रविंदर तुम हो क्लास में? यस लिखो अगर यू आर प्रेजेंट। करो करो, अटेम्प्ट करो सब लोग। फर्स्ट का पाए, 2 मिनट। फर्स्ट का पाए, हाँ ए पार्ट का पाया आएगा, ठीक है वैभव बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। जी डैश हाफ निकालो। चलो देखो, अब इस प्रॉब्लम में क्या है, ये जो लिमिट दी हुआ है ना, ये बस ऐसे धोखा देने के लिए दिया हुआ है। ये इसमें इसका कुछ यूज ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो बस 0 से 1 आ जाएगा डायरेक्टली। जब एक्सटेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो ये इंटीग्रल 0 से 1 बन जाएगा ना। तो अब हम ये लिख लेते हैं कि जो हमारा जी ऑफ ए है वो किसके बराबर गिवन है, डायरेक्टली लिमिट पुट कर दो, उसका कुछ भी यूज नहीं है यहाँ पे। 0 to 1 ये आ जाएगा टी की पावर -a, 1 - टी की पावर माइनस ए, 1 - टी की पावर a-1 dt, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये तो आपका इंटीग्रल हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं जो उसने बताया है, और इसमें वैल्यूज भी निकालनी है। तो जी ऑफ हाफ निकालना तो बहुत ही आसान काम था। उसमें तो क्या करना है, एक ही जगह हाफ गिरना है। इसमें ए पैरामीटर है, पैरामीटर डिफरेंशिएशन भी पढ़ा हुआ है ना हमने। पैरामीटर है, डायरेक्टली हाफ पुट कर दो। इसमें क्या वैल्यू आएगी, टी की पावर -हाफ, तो डिनोमिनेटर में ले जाते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 1/t²। यहाँ पे भी क्या बनेगा, टी की पावर ½ - 1, तो 1/(1 - टी की पावर हाफ dt), ये बन गया ये इंटीग्रल। अब ये तो सॉल्व कर ही लोगे आप लोग। 0 to 1 dt/√ऑफ, ये टर्म क्या बन जाएगी, अंडर रूट आ गया ना पूरे के ऊपर, t - t² बन जाएगा, तो ये बन जाएगा t - t²। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो ये बन जाएगा 0 to 1 dt/√ऑफ, माइनस कॉमन निकालो तो ये बन जाएगा t² - t प्लस 1/4। ठीक है, तो -1/4 ऐड हुआ यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 0 to 1 dt/√ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -t - ½ का होल स्क्वायर। समझ गए होगे आप लोग क्या, dx/√a² - x², साइन इनवर्स x बाय होता है, तो साइन इनवर्स t - ½ डिवाइडेड बाय हाफ। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक।
तो पहले 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो हाफ डिवाइडेड बाय हाफ कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 साइन इनवर्स 1। 0 पुट करोगे तो माइनस हाफ डिवाइडेड बाय हाफ साइन इनवर्स ऑफ -1 विच इज माइनस पाई बाय 2। तो इसका आंसर आ जाएगा पाई। ठीक है, तो ये तो हो गया ए पार्ट का आंसर। समझ आया सबको ए पार्ट कैसे निकाला? ऑल क्लियर करो इसको भाई जल्दी से जल्दी। अब हम बी पार्ट निकालेंगे इसका। फिर दोबारा से लिखते हैं। जी ऑफ ए क्या गिवन था हमारे को? जी ऑफ ए गिवन था 0 से 1 टी की पावर माइनस ए 1 माइनस टी की पावर ए -1 डी टी। ठीक है, चलो यहां तक तो क्लियर हो गया, बड़ा ही सिंपल था, उसमें हाफ गिरना था। ठीक है, अब हमें निकालना है जी डैश ऑफ हाफ। तो जी डैश ऑफ हाफ कहने का मतलब है, अब जो जी है ना बेटा वो ए का फंक्शन है। तो अब इसमें ना वही लिबनिट्ज सेकंड रूल लगेगा, अगर आपको याद हो तो करते हैं उसको। पहले इसको सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे लिख देता हूँ, जी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 to 1। देखो ये समझ आया आपको, ये कैसे लिखा मैंने? ये वाली टर्म ए की टर्म्स में लिख रहा हूँ, 1 माइनस टी बाई टी रेस टू द पावर ए, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी अपॉन 1 माइनस टी। ठीक है, 1 माइनस टी की पावर 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई टी की पावर ए डी टी अपॉन 1 माइनस टी। ये तो समझ आ गया होगा मेरे को लग रहा है सबको। उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। अब जी डैश ए निकाल रहा हूँ, तो जी डैश ए निकालने का मतलब है कि मैं जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने बताया भी था, जब ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए जाएगा पहले। ठीक है, तो आ जाएगा 1 माइनस टी बाई टी की पावर ए, ठीक है, अपॉन 1 माइनस टी, और यहाँ पे डी टी आ जाएगा, प्लस अपर लिमिट इंटू उसका डेरिवेटिव विच इज 0 माइनस लोअर लिमिट इंटू उसका डेरिवेटिव 0। ये हमने लिबनिट्ज सेकेंड रूल लगाया है उसी का, जो एक्सटेंशन है उसका। ठीक है, जेई में काफी यूज होता है। बाकी पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है तो आपको ये भी ध्यान रख सकते हो, अगर लिमिट्स कांस्टेंट है कि भाई जो पैरामीटर है उसी के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, अब ये क्या ध्यान रखना है? अब देखो यहाँ पे बच्चे बहुत सारे गलतियां करते हैं, हो सकता है आपको रूल आता हो बट आपने रूल अब जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो गलत कर दिया। तो जो आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए है, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो वेरिएबल जो है ना वो पावर में है। अब आप ऐसे सोचो कि आपको ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव करना है, क्योंकि एक्स में पावर में क्या है, वेरिएबल है, तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? बताओ भाई, ये 1 माइनस टी तो कांस्टेंट है। हाँ, जीरो आंसर आएगा इसका। वन ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? ए की पावर एक्स एल एन ए। तो 1 माइनस टी बाई टी की पावर ए इंटू एल एन ए। एल एन ए जो आएगा वो इसका बेस आएगा, तो 1/1 माइनस टी डी टी। बात समझ आई? तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? ए की पावर एक्स का जैसे हम डेरिवेटिव लेते थे, तो ए की पावर एक्स एल एन ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये है ना, ये इसका बेस है। तो हम क्या करते थे, जो भी ए की पावर टी होती थी या ए की पावर एक्स होती थी, तो ए की पावर एक्स इंटू एल एन ऑफ द बेस, तो एल एन ऑफ द बेस, और जो बाकी बचा हुआ है 1 माइनस टी डिनोमिनेटर में डी टी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? जी डैश ऑफ हाफ निकालना है। तो ए की वैल्यू अभी आपने निकाल लिया ना, जी डैश ए निकाल लिया आपने, बाकी तो जीरो है। जी डैश ऑफ हाफ निकालने के लिए क्या करोगे? ए की जगह हाफ पुट कर दोगे, तो 0 to 1 ए की जगह हाफ पुट करेंगे। एक ध्यान रखना, यहाँ पे हाफ आएगा, एक नीचे ये भी बैठा हुआ है, तो 1/√ऑफ ये वाली टर्म आ जाएगी टी इंटू 1 माइनस टी एल एन ऑफ 1 माइनस टी बाई टी डी टी, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं, इसी पे किंग्स रूल लगा देते हैं। तो जी डैश ऑफ हाफ, क्योंकि अभी ये वैसे तो बाय पार्ट से होना होना पड़ेगा, बट एक बार किंग रूल लगा के देखते हैं क्या बात बन रही है। तो ये बन जाएगा 1/√ऑफ, क्या करते हैं टी की जगह क्या करते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स 1 माइनस टी, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स, ये बन गया टी। तो ये टर्म तो सेम बन रही है, बट इस टर्म के साथ देखो आप, ये बन जाएगा 1 माइनस टी, तो ऊपर टी आ जाएगा, नीचे 1 माइनस टी आ जाएगा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन गए। ठीक है, तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, अगर इसका रेसिप्रोकल करते हो तो एक माइनस बाहर जाएगा, इसका मतलब है इन दोनों को ऐड करने पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जी डैश हाफ की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, सबको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। कुछ भी नहीं समझ आया तो बताओ मुझे, तो इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई भी डाउट अभी तक?
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, ये हो गया था हमारा, ठीक है सौरभ, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास 91 ना, 92 करते हैं, देखो 92 की चाहिए करो प्रॉब्लम है। सुपर्श क्या, सुपर्श क्लियर नहीं हुआ तुम्हें? देखो अब एक बार यहाँ पे देखो, जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो, सुपर्श आप टाइम पे ज्वाइन किए हो आज? एक बार इस वीडियो को देखना दोबारा से, फिर मुझे कॉल कर सकते हो आप अगर नहीं समझ आया हो। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो इधर देखो सब लोग, हमारे पास अब क्या है, इस प्रॉब्लम को अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब मुझे ये बताना है I1 I2 I3 में से कौन बड़ा है। जिसको अगर बाई जैसे अब यार क्या है ना, सब बच्चों को क्लियर है, एक बच्चे को क्लियर नहीं है, तो वो एक बार वीडियो देखेगा और मुझे कॉल कर सकता है वो एनी टाइम। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब इसमें क्या है, आपको ये बताना है कि I1 I2 I3 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो I1 जो है वो दिया हुआ है π/6 से π/3। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, रुक जा, अभी एक क्वेश्चन दे दूं ताकि बाकी बच्चे अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आपका I1 हो गया। ठीक है, I2 हमारे पास आ गया। सब लोग क्वेश्चन लिखो एक बार, π/6 से π/3 साइन ऑफ साइन एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, और I3 हो गया हमारे पास π/6 से π/3। एक बार सब लोग क्वेश्चंस लिखें, साइन ऑफ tan x बाय tan x dx। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है I1 I2 I3 में से कौन बड़ा है। I1 बड़ा है कि I2 बड़ा है कि I3 बड़ा है। एक बार क्वेश्चन लिख लो सब लोग, फिर इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अटेम्प्ट करो, फिर मुझे बताओ I1 I2 I3 में से कौन बड़ा है। अच्छा हाँ भाई, सुपर शब्द देख एक बार मैं बताता हूँ जल्दी से। तो इस प्रॉब्लम में क्या था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस h 1 माइनस h, लिमिट थी इंटीग्रल की t की पावर माइनस से 1 माइनस टी की पावर a माइनस 1 dt। ठीक है, इस इंटीग्रल को उसने बोला हुआ है g ऑफ a के बराबर है, तो आपको g ऑफ हाफ की वैल्यू निकालनी थी। तो सबसे पहले तो हमने लिमिट डाल दी, तो ये लिमिट डालने पर क्या बन जाएगा, 0 से 1 टी की पावर माइनस से 1 माइनस टी की पावर a माइनस 1 dt। अब g की पावर g ऑफ हाफ निकालना है, तो a की जगह क्या रख देंगे, बस देखने में समझ आ रहा है ना, a की जगह हाफ रख दो, तो a की जगह हाफ रख दिया बेटा, ये टर्म बन गई। तो क्या बन गया, डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट में ये आ जाएगा टी 1 माइनस टी, तो ये डी टी बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक हो गया। इसको कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करके साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन गया, लिमिट डाल दी, आंसर आ गया। तो ए पार्ट तो हमारा ऐसे खत्म हो गया। अच्छा बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में क्या था, जी डैश ऑफ हाफ। तो इसके लिए मैंने कल लेक्चर में बताया था कि भाई अगर आपको जी डैश ऑफ ए निकालना है तो उसके लिए होता है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। अगर वो आपको नहीं आता है तो आपको कल के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, जो भी पैरामीटर है उसका इसका उसका ये जो इंटीग्रेंड है इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है उसके रिस्पेक्ट में। तो डो बाय डो ए ऑफ ये वाला टर्म, ठीक है, प्लस अपर लिमिट का, अपर लिमिट उसकी जगह पर आएगा ए की जगह पे, इंटू उसका डेरिवेटिव, माइनस लोअर लिमिट जाएगा ए की जगह पे उसका डेरिवेटिव। बट अपर लिमिट का डेरिवेटिव 0 है, लोअर लिमिट का भी डेरिवेटिव 0 है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया 0 माइनस 0। ठीक है, अब ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे आएगा, जैसे ए की पावर x हो गया, जो वेरिएबल है वो पावर में है, तो जैसे ए की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, की पावर x का डेरिवेटिव होता है ए की पावर x ln a। तो सेम उस तरीके से इसका डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस टी बाई टी की पावर a ln ऑफ 1 माइनस टी बाई टी। ठीक है, और साथ में ये वाला 1 अपॉन 1 माइनस टी तो कांस्टेंट है इसे के लिए, वो हमने एज इट इज लिख दिया।
ठीक है, दोबारा से सुन, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स ln a, तो बेस आएगा, फिर 1/1 माइनस टी डी टी। फिर हमें जी डैश ऑफ हाफ निकालना था, हमने यहाँ पे हाफ पुट किया, तो 1 माइनस टी की पावर हाफ 1 माइनस टी, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी अंडर रूट टी ln ऑफ 1 माइनस टी बाई टी डी टी बच गया। इस पे किंग रूल लगाया तो उसका नेगेटिव बन गया, तो दोनों को ऐड किया, जीरो आ गया। ठीक है, चलो भाई, आया किसी का? बताओ भाई, i1 i2 i3 में से कौन बड़ा आ रहा है? इसमें आपको वो प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी कि f ऑफ एक्स g ऑफ एक्स से बड़ा है, फिर g ऑफ एक्स h ऑफ एक्स से बड़ा है, फिर उसके ऊपर हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। जब लिमिट आपको दी हुई है π/6 से π/3, इसका मतलब है आप x का इंटरवल देखोगे π/6 से π/3 में। अभी ये बताना है i1 i2 i3 में से कौन बड़ा है, मतलब ऑर्डर में ऐसे i1 इज ग्रेटर देन i2 ग्रेटर देन i3, ऐसे अकेला i3 नहीं बेटा। नहीं आया किसी का भी आंसर? सबको मेरी आवाज और स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है तो यस लिखो एक बार इसमें। कोई बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर क्लियर नहीं है। बेटा जिसके में भी प्रॉब्लम है ना, उसको बस अब यही सीख, उसको ना अपने घर में मतलब मोबाइल कनेक्शन सही रखना पड़ेगा। अगर आपके, अगर डेटा सही नहीं है ना, फिर गड़बड़ है बेटा। अब जो मोबाइल है उसका डेटा ठीक रखो। डेटा कम से कम, अब जैसा ऐसा होता है ना कई बार कि भाई एक ही फोन को 3-4 लोग यूज कर रहे हैं, तो डेटा कंज्यूम कर लिया तो फिर उसमें वो नहीं देख पाओगे आप, तो आपको लॉस रहेगा उसमें। और इसमें अच्छा चीज ये रहता है कि अगर एक बार आपका अच्छे से चल गया ना, वो चलता ही रहता है, वो स्टॉप नहीं होता है। जैसे मैं भी कई बार तो मैं क्लास जियो वाले उसी पे लेता हूँ, और कॉल इसमें हॉस्टल में ही हूँ मैं। और आप देखो कि भाई जियो वाला यहाँ भी नेटवर्क खत्म सा ही है, बट वो चल जाता है, क्योंकि मैं और कुछ नहीं देखता मोबाइल के ऊपर। मोबाइल का डेटा अगर आपके पास है, एनफ है डेटा, तो आप बहुत इजीली क्लास ले सकते हो उसी डेटा से। तो लोकेशन सही रखो अपनी। चलो हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉब्लम को करते हैं। देखो ये अच्छे प्रॉब्लम है, अगर आपसे प्रॉब्लम नहीं भी सॉल्व हो रहा है, हाँ हर्ष का सही है, i2 इज ग्रेटर देन i1 इज ग्रेटर देन i3, बहुत बढ़िया।
अगर ये प्रॉब्लम आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो घबराना नहीं है, जेई के प्रॉब्लम्स हैं। ये चैप्टर जब अच्छे से आता होगा ना, आपको हर एक चीज पता होगी कैलकुलस के बारे में, तब आप ये प्रॉब्लम्स कर पाओगे। तो दो तीन चीजें एक साथ लग रही होती हैं। ठीक है, देखो हर्ष ने सही किया है। तो इसमें जो इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, π/6 से π/3 दिया हुआ है, पहली चीज तो। ठीक है, इंटरवल हमारे पास कहाँ से कहाँ में दिया हुआ है, 30 से 60 के बीच में दिया हुआ है, तो मतलब बेसिकली वो 0 से 90 के बीच में है। अब हम ये जानते हैं, अगर आपने प्रॉब्लम्स पहले से किए हो, कि भाई साइन एक्स बाय एक्स जो होता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से π/2 में। इसको डिफ्रेंशिएट करो, पता चल जाएगा क्या आएगा, वी डी यू माइनस यू डी वी बाई वी स्केयर, ये टर्म आ जाएगी। तो अगर आप इसको देखते हो तो cos x कॉमन निकालो, ये बन जाएगा x माइनस टेन एक्स बाई एक्स स्केयर। ठीक है, तो 0 से π/2 में अगर मैं बात करूं, इफ x इज बिलोंगिंग टू 0 टू π/2, cos x इज पॉजिटिव, tan x इज ग्रेटर देन x, तो ये वाली टर्म नेगेटिव आएगी, और ये वाली टर्म आपकी x स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, तो ये टर्म क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो आपका एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ऑन द इंटरवल 0 टू π/2, क्योंकि tan x x से बड़ा होता है, ये भी आप जानते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फंक्शन आ रहा है ये क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है इन 0 टू π/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो ये इंटरवल है साइन π/6 से x से π/3 वाला, इस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है। कौन सा फंक्शन, साइन x/x। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये मैंने साइन x/x क्यों सोचा, साइन x/x इसीलिए सोचा क्योंकि यहाँ पे साइन x/x है, यहाँ पे x की जगह पे साइन x आ गया, यहाँ पे x की जगह पे tan x आ गया। ठीक है जी। अब हम एक चीज और जानते हैं कि 0 से x से π/2 में हमें ये पता है कि भाई जो x होता है वो साइन x से बड़ा होता है, और वो tan x से छोटा होता है। ये भी हम जानते हैं कि भाई 0 से x से π/2 में साइन x इज लेस देन x इज लेस देन tan x। तो अगर आपका x जो है वो जो इंटरवल दिया हुआ है π/6 से π/3 में, π/6 से π/3 में, वो तो इसी इंटरवल के बीच में आ रहा है, उसमें भी क्या होगा, साइन एक्स एक्स से छोटा होगा, और वो फर्दर tan x से छोटा होगा। अब इस इंटरवल के ऊपर साइन एक्स बाय एक्स जो है वो कौन सा फंक्शन है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल के ऊपर। तो इस इनइक्वालिटी पे अगर आप साइन एक्स बाय एक्स लगाते हो, अब इस इनइक्वालिटी पे मैं कौन सा फंक्शन लगा रहा हूँ, साइन एक्स बाय एक्स, जो कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो वो क्या करेगा, इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा। तो साइन ऑफ साइन एक्स बाय साइन एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स बाय एक्स इज ग्रेटर देन साइन ऑफ tan x बाय tan x, ये आ जाएगा। अब इसके ऊपर क्या लगाना है, लिमिट लगानी है। लिमिट कौन सी लगानी है, π/6 से π/3, तो आपने लिमिट लगा दी π/6 से π/3 पूरी इनइक्वालिटी के ऊपर। तो आपका ये पहला वाला इंटीग्रल जो है वो बन जाएगा I2, क्योंकि π/6 से π/3 साइन ऑफ साइन एक्स बाय साइन एक्स dx जो बनेगा ये I2 बनेगा। दिस इज ग्रेटर देन, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, I1, और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, I3। तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा I2 इज ग्रेटर देन I1 इज ग्रेटर देन I3, ये इसका आंसर होगा। हाँ भाई, समझ आ गए सबको, बताओ जल्दी से। ऑल क्लियर कर दो जिसको भी समझ आ गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम था 92, 93 प्रॉब्लम लिखो, इसको अटेम्प्ट करो। इफ 0 to 1 e raised to the power minus x square dx is equal to a, find value of 0 to 1 x square e की पावर माइनस x square dx। ठीक है, इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकालनी है। करो, ट्राई करो इस प्रॉब्लम को, इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकालनी है बेटा, जल्दी से ट्राई करो सब लोग।
इसका आंसर आ रहा है वो चैट बॉक्स में लिखो। हम्म। 2a। 2a नहीं आएगा। चलो देखो मैं बता रहा हूँ, किसी का आया आंसर अभी तक? नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ। चलो देखो, मान लो मुझे, देखो ये जो इंटीग्रल होता है ना, e की पावर x के dx या e की पावर माइनस एक्स के dx, ये सॉल्वेबल नहीं होता। ये मैंने आपको पहले बताया था, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसकी रेंज निकाल सकते हैं बस। तो अब मुझे सॉल्व करना है 0 to 1 एक्स स्केयर इंटू ई की पावर माइनस एक्स के dx, ये सॉल्व करना है ना। तो डिफरेंट नेचर ऑब्वियसली बाय पार्ट से होगा, तो इसको लिख दिया x इंटू एक्स रेज टू द पावर ई की पावर माइनस एक्स के dx, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो x इंटू एक्स ई की पावर माइनस एक्स के dx, ये क्लियर हो गया। एक्स के है तो एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स के dx लिख दिया इसको। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अब ये जो है ना, ये टर्म इंटीग्रेट हो जाएगी, तो इसको dv मान लेंगे। तो u हम मान लेते हैं x को, ठीक है, और dv मान लेते हैं हम अपने x e की पावर माइनस एक्स के dx को। तो हमारा du किसके बराबर हो जाएगा? dx के बराबर। v किसके बराबर हो जाएगा? इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर माइनस एक्स के dx लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, तो 2x dx हमारा कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो आपका इंटीग्रल क्या आ जाएगा? ई की पावर माइनस टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर को टी माना है, यहाँ पे डी टी बाई टू। तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा? ई की पावर माइनस टी बाय माइनस टू। ठीक है, जब बाय पार्ट्स लगाते हैं तो बीच वाला जो v होता है उस पर c नहीं लगाते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में लगाते हैं।
e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय माइनस 2 आ जाएगा। तो जो आपका आई होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, u इंटू वी विच इज x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय माइनस 2। लिमिट्स कहाँ से कहाँ थी इसकी, 0 से 1 माइनस वी डी यू। तो प्लस वी डी यू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस वी डी यू करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ 0 to 1 एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। ठीक है ना। अब एक बार और बाय पार्ट्स लग जाएगा कि डायरेक्ट हो जाएगा अभी। तो ये वाली टर्म बन गई, एक मिनट, ये तो हमारे पास आ गया u, इसको आ गया और डी भी हमने ये मान लिया और ये बन गया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब वी डी यू किया था ना हमने, अच्छा वी डी यू किया था तो x नहीं आएगा शायद इसमें, यही मेरे को गलती लग रही है। ठीक है, अब सही है शायद। देखो इधर ध्यान से एक बार, तो यहाँ पे जब हमने किया तो u इंटू वी करेंगे ना तो क्या आएगा, x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय माइनस 2 0 से 1 माइनस वी डी यू करना है, तो डी यू में डी एक्स है, तो ये वाली टर्म आ जाएगी हाफ ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसकी वैल्यू शायद हमें पता है ना, हाँ 0 से 1 की वैल्यू पता है हमें। ठीक है, तो अब ये इंटीग्रल किसके बराबर आ गया, देखो 1 पुट करोगे तो अब क्या आ जाएगा 1 इंटू ई की पावर माइनस 1 बाय माइनस 2, 0 पुट करोगे वो तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू 0 से 1 में कितनी दी हुई है, 0 से 1 में इसकी वैल्यू a दी हुई है, बस खत्म हो गया प्रॉब्लम। तो आई हमारा किसके बराबर आ जाएगा, a बाई 2 माइनस 1 बाई 2 ई, तो एलसीएम ले लो इसको, तो ये आ जाएगा ए ई माइनस 1 बाई 2 ई। कोई दिक्कत किसी को भी, ये इसका आंसर है। इजी सा प्रॉब्लम ही था, बस ये था कि उसमें आपको क्या करना था, उसको बस बाय पार्ट्स लगाना था और आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस एक्स स्क्वायर वैसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट ये हो गया 93, 94 प्रॉब्लम देखो। प्रॉब्लम 94 है हमारे पास, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ 1-1 फंक्शन। वन वन कहने का मतलब होता है कि x की एक वैल्यू के लिए y की भी एक वैल्यू आ रही है और y की एक वैल्यू के लिए भी x की एक वैल्यू आ रही है, तो वो ग्राफ या होगा हमेशा या तो इंक्रीज करेगा या वो डिक्रीज करेगा। बी ए 1-1 कंटिन्यूअस फंक्शन such that f of 2 is equal to 3 and f of 5 is equal to 7। ठीक है, f of 2 3 के बराबर है और f of 5 7 के बराबर है। गिवन है इंटीग्रल 2 to 5 f of x dx which is equal to 17। ठीक है, हमें फाइंड करना है, फाइंड 3 to 7 f इनवर्स x dx। ये प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ, रुको एक बार। तो इसमें क्या है कि ये जो फंक्शन है 1-1 है और देखो 2 पे वैल्यू 3 है, 5 पे वैल्यू 7 है। 1-1 चेक करने का एक तरीका ये भी होता था, हो सकता है मैं वो टॉपिक लिया हो या ना लिया हो क्योंकि वो उसी टाइम पे स्कूल का ऑफ हो गया था, तो थोड़ा सा बता देता हूँ बस आपको। जैसे 2 पे इसकी वैल्यू 3 है तो ये 2,3 पॉइंट से पास कर रहा है कंटिन्यूस है ही। 5 पर इसकी वैल्यू 7 है, तो इस ग्राफ को ना बस इंक्रीज ही करना पड़ेगा। 1-1 चेक फंक्शन चेक करने के लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट होता था, क्या वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करोगे, अगर एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो फंक्शन होगा। 1-1 चेक करने के लिए होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हो और एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं 1-1 फंक्शन। तो उसके लिए ग्राफ को या तो क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा या तो ग्राफ को डिक्रीज करना पड़ेगा, बस ये दो ऑप्शन होते हैं उसके पास। तो ये वाला जो फंक्शन है वो आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हमारा फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स निकालने का क्या तरीका था कि x की जगह y लिख दो और y की जगह x रख दो, फिर y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर दो। अगर किसी को नहीं पता है वो बस सुनते रहो, अभी अभी आपको आगे चल के क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब इस फंक्शन में लिखा हुआ है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब है f इनवर्स ऑफ 3 जो होगा वो 2 के बराबर होगा। ठीक है, f ऑफ 5 अगर 7 है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि f इनवर्स ऑफ 7 जो होगा वो 5 के बराबर होगा। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है 2 to 5 एफ एक्स डी एक्स 17 के बराबर है। अब हमें 3 to 7 एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो अब मेरे को ये जो आई निकालना है इसको लिख लेते हैं 3 to 7
एफ इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, 1 1 देने का मतलब बस ये हो गया कि भाई ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, तो मतलब इनवर्स जब एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ये सॉल्व भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, x को मान लिया एफ ऑफ टी। ठीक है, तो dx मेरा किसके बराबर आ जाएगा, एफ डैश ऑफ टी डी टी। तो ये जो इंटीग्रल है ये अब मेरे पास क्या बन जाएगा, देखना ध्यान से, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ टी डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ टी डी टी। अब ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, तो आपको अब क्या निकालना होगा, डी टी आ गया तो टी की वैल्यू निकालनी होगी, तो टी किसके बराबर है आपका, एफ इनवर्स एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, एफ इनवर्स ऑफ 3, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, एफ इनवर्स ऑफ 7। तो जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है एफ इनवर्स ऑफ 3 इज 2, तो ये जो इंटीग्रल हो गया यहाँ पे 2 आ जाएगा लिमिट, अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी। एफ इनवर्स ऑफ टी टी होता है, एफ इनवर्स एफ को कैंसिल करता है ऐसे इंक्रीजिंग वाले फंक्शंस में, बस वहां पे ध्यान रखना था साइन इनवर्स और साइन एक्स हमेशा एक्स नहीं होता, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होता था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो इसीलिए हम डायरेक्टली लिख देंगे। तो ये आ गया, तो आपका जो इंटीग्रल है वो किसके बराबर बन गया, 2 to 5 टी एफ डैश टी एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, याद है आपको, प्लस एफ ऑफ टी कर दिया, प्लस एफ ऑफ टी डी टी किया तो माइनस एफ टी डी टी भी कर दिया। ये समझ आ रहा है, ये क्यों किया, एक रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है, जो स्पेशल इंटीग्रल होता था एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो हमारे पास जो इंटीग्रल आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ये तो ये किसका रिजल्ट है, इसका इंटीग्रल होता है टी एफ ऑफ टी, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 5 तक, माइनस 2 to 5 एफ टी डी टी शायद दिया हुआ है, 2 to 5 एफ एक्स डी एक्स, ये एफ टी डी टी किसके बराबर है, 17 के बराबर है, तो ये 17 आ गया। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू एफ ऑफ 5 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 2 माइनस 17। तो 5 इंटू एफ ऑफ 5 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो ये हो गया 5 इंटू 7 माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, तो ये 3 हो गया माइनस 17, तो ये हो गया 35 माइनस 6 माइनस 23, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। तो 12 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ऑल क्लियर कर दो अगर समझ आ गया हो तो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम 95। इस प्रॉब्लम में है 1 to a, आसान सा प्रॉब्लम है, एक्स ए की पावर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग एक्स विद बेस ए डी एक्स, और ये हमारा जेंट है, गिवन है ए इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है, इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है e माइनस 1/2 के बराबर। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है जेंट ऑफ ए। करो भाई, जल्दी से ट्राई करो इसको। एक बार इस क्वेश्चन को लिख लो। कपिल तू प्रेजेंट है नहीं है, कपिल, अगर प्रेजेंट हो तो यस लिखो इसमें चैट बॉक्स में। मयंक, पीयूष,
पीयूष शर्मा। पीयूष गर्ग प्रेजेंट है। पीयूष शर्मा मैं पूछ रहा हूँ, पीयूष शर्मा प्रेजेंट है? ठीक है, चलो करो भाई इसको। पीयूष प्रेजेंट, ओके ठीक है। वैभव 1। ए की वैल्यू कितनी आई वैभव? ए की वैल्यू आई है कुछ? सर रूटी। हाँ बहुत बढ़िया, सही आंसर आपका। देखो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन बहुत आसान सा है वैसे, बट वो देखने पे ऐसा लगेगा कि बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है। देखो क्या है, ए ग्रेटर देन 1 है आपका, आपके पास ना। अब x का जो इंटरवल है वो आपके पास 1 से a है। ये कैसे पता चला x का इंटरवल 1 से a है? क्योंकि जो लिमिट्स हैं वो 1 से a के बीच में हैं, जो आपकी लिमिट्स हैं वो 1 से a है, ठीक है। और log विद बेस a देखो पहले तो, अब मेरे को log विद बेस a लेना है। log विद बेस a x, क्योंकि a 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, तो log a 1 यहाँ पर आ जाएगा, log a आ जाएगा, क्योंकि log a t जो है दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो वो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेगा। तो 0 से लेके log a x जो है वो 1 के बीच में है। बात समझ आ गई? तो ये जो पावर है, ये पूरी पावर, जो पावर जेंट जिस पे लेना है आपको, log x विद बेस a, इसकी वैल्यू जो है ये कहाँ से कहाँ लाई कर रही है? 0 से 1। 0 से 1 का जेंट कितना होता है? 0। तो 0 से 1 का जेंट, इसका अगर मैं अब जेंट लूंगा तो log x विद बेस a ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रल बन गया, अब वो क्या बन जाएगा? 1 टू a, क्या है इसके साथ, x a की पावर -0 विच इज 1 ओनली, ठीक है। ए की पावर -0, ए की पावर 0 जैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो एक्स डी एक्स बन गया। और ये हमें दिया हुआ है e-1/2 के बराबर, ठीक है। अब हो गया खत्म। क्या बन जाएगा ये? x²/2, कहाँ से कहाँ तक? 1 से a तक, ये बन जाएगा e-1/2, तो आ जाएगा a²-1/2 इज इक्वल टू e-1/2। तो a की वैल्यू 1/2, 2 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, a की वैल्यू प्लस माइनस रूट ही आ जाएगी। बट क्योंकि उसने बोला हुआ है a इज ग्रेटर देन 1, इसलिए a इज इक्वल टू रूट ही आ जाएगा। अब आपको इसका जेंट निकालना था, तो आपको √2.718 का जेंट निकालना है। तो √2.718 का जेंट जो आएगा वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? ये चेक कर लो अब आप कि ये वाली वैल्यू कितनी होती है। 17 इंटू 17 289 होता है ना, तो ये 1.6 के आसपास होगा, तो उसका जेंट कितना आ जाएगा? 1। तो 1 इज द आंसर, ठीक है। 16 इंटू 16 256 होता है, वैसे भी सोच सकते हो आप। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन करो। ये हो गया प्रॉब्लम 95, प्रॉब्लम 96। 0 to π/4 gent of sin x plus gent of cos x plus gent of tan x plus gent of secant x। इसको सॉल्व करना है, ये सारे जेंट हैं। इसका आंसर निकाल के बताओ सब लोग। वन नहीं आएगा बेटा।
हाँ, जिसका मैं नाम नहीं लेता हूँ उसका मतलब अंडरस्टूड है, वो प्रेजेंट है बेटा आयुष, डोंट वरी। जिसका मैं नाम ले रहा हूँ उसका मतलब है मैं उस वो एब्सेंट है और उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वन नहीं आएगा आयुष। चलो देखो मैं बताता हूँ। देखो आपको ये पता होगा, ये प्रॉपर्टी होती है कि जिंट ऑफ एक्स प्लस जिंट ऑफ ए अगर है, कोई इंटीजर है, ये अगर इंटीजर है तो ये जिंट के बाहर चला जाता है, तो इसको हम जिंट एक्स प्लस जिंट ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जिंट सीकेंट एक्स है दिस इज एन इंटीजर, तो ये बाहर जाएगा। फिर क्या होगा, जिंट tan एक्स बचेगा, वो भी एक इंटीजर होगा, वो भी बाहर जाएगा। फिर जिंट cos एक्स बचेगा, वो भी एक इंटीजर होगा, वो भी बाहर जाएगा। तो ये जो इंटीग्रल है आपका, तो हाँ अच्छा ओके, 0 से π/4 ये वाला क्या बन जाएगा, जिंट ऑफ साइन एक्स प्लस जिंट ऑफ cos एक्स प्लस जिंट ऑफ tan एक्स प्लस जिंट ऑफ सीकेंड एक्स। तो ये इंटीग्रल बन जाएगा। अच्छा, वन इससे प्रीवियस का आंसर था, ठीक है, जिसने वन वो लिखा हुआ है वो ठीक है, मैं अभी इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ 96 की। तो 0 से π, ये स्टेप सबको समझ आ गया कि जो भी जिंट होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, अगर ये जिंट है तो क्योंकि इंटीजर होता है तो वो जिंट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर जो होता है, इंटीजर बाहर चला जाता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं जिंट एक्स प्लस जिंट ए। तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने ये स्टेप लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा जब आप साइन एक्स को देखोगे 0 से π/4 में, देखो ये आपका 0, ये π/2 है, तो 0 से π/4 में साइन एक्स का जो जिंट आता है ये 1/√2 होता है ना। अगर इसका जिंट लोगे 0 से π/4 में, तो जिंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। नहीं, पाई भी सही आंसर नहीं है जोगिंदर इसका। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो मतलब इसकी वैल्यू तो 0 हो रही है। ठीक है, cos x जो रहता है वो क्या रहता है, 0 से π/4 में वो ऐसा ग्राफ आता है। π/8 भी सही नहीं है। इसका जिंट लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, tan x 0 से π/4 में कहाँ से कहाँ में होता है, तो x अगर आपका 0 से π/4 में है, तो अगर आप tan x लोगे तो कहाँ से कहाँ में रहेगा, 0 से 1 में। उसका भी जिंट लोगे तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू भी आपकी 0 आ रही है। बस अब सीकेंट x बचा है, सीकेंट x को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सीकेंट x का जो ग्राफ होता है वो बनाना पड़ेगा, मैं तभी पता चलेगा। 0 π/4 और ये π/2 अगर है, तो जो कॉस का ग्राफ आता है ऐसा आता है ना, कॉस का ग्राफ 0 पे 1 होता है। तो जब आप सीकेंट लोगे तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो सीकेंट ऐसे जाता है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी है, π/4 पर इसकी वैल्यू √2 होगी, तो इसका अगर आप जिंट लोगे, सीकेंट का जिंट लोगे यहाँ से यहाँ में, तो 1 आएगा। π/4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी। देख रहे हो, सीकेंट का जो जिंट लोगे वो वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि सीकेंट की जो वैल्यूज हैं 0 से π/4 में 1 से √2 के बीच में है। तो सीकेंट एक्स की जो वैल्यूज हैं वो 1 से √2 के बीच में है। तो इसका जब हम जिंट लेंगे तो ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपका जो इंटीग्रल है वो अब रिड्यूस हो गया 0 से π/4, 0 + 0 + 0 + 1 dx में, क्योंकि तीन तो जीरो है आपके पास। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, x लिमिट 0 से π/4, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा π/4। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। समझ आ गया, ऑल क्लियर कर दो एक बार अगर समझ आ गया तो आपको। देखो ये क्वेश्चन इजी है, बट अगर आप ये भी गलतियां कर रहे हो तो बात बनेगी नहीं ऐसे। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के रफली मतलब 6-7 क्वेश्चंस और हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा मंडे को होगा, तो उसमें हम इसके 6-7 क्वेश्चंस करके नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हो सकता है हम एरिया डी करें, हो सकता है एओडी करें, वो मैं देख लूंगा एक बार क्वेश्चंस को देख के। वैसे ज्यादातर एओडी करते हैं, तो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे मंडे ऑनवर्ड्स। मतलब डिपेंड करेगा, हो सकता है हम एरिया डी स्टार्ट कर दें, हो सकता है हम एओडी स्टार्ट कर दें, दोनों ही स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे लास्ट ईयर मैंने एओडी पढ़ाया था, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट खत्म है, 6-7 क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको कल के बारे में बता देता हूँ। मतलब मैथ्स, अभी मैं मैथ हर जो टेस्ट होगा, क्योंकि क्या है कि अगर हम जैसे जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उसमें ऐसी फैसिलिटी नहीं होती कि आप मतलब मैंने अगर मान लो एक पेपर बनाया, उसको मैं जंबल करना चाहता हूँ विद ऑप्शंस, उसके ऑप्शंस पे अगर मैं जंबल करना चाहता हूँ
तो वो क्या होगा, अगर मैं पीसीएम को एक साथ बना के जंबल करूंगा तो उसमें क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपस में जंबल हो जाएंगे। मतलब ऐसा हो जाएगा कि केमिस्ट्री वाले चैप्टर में मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया था कि इंडिविजुअल टीचर अपना टेस्ट लेगा। तो इंडिविजुअल टीचर अब हो सकता है कि कोई अगर मॉर्निंग का स्लॉट ना देके आपको इवनिंग का स्लॉट दे रहा हो, तो वो आपको सर लोगों से पूछना पड़ेगा कि वो किस स्लॉट में आपका टेस्ट ले रहे हैं। तो मैं अपनी क्लास के टाइमिंग में टेस्ट लूंगा। तो जो कल हमारा टेस्ट होगा वो 8 AM पे स्टार्ट हो जाएगा। आपको लिंक भेज दिया जाएगा, इवनिंग में ही भेज दो, या वो आप उसको ओपन अप करोगे तो वो ओपन अप ही नहीं होगा। वो ओपन अप ही 8 AM पे होगा। 8 AM पे ओपन अप होगा और आप उसको 9:15 से 9:20 के बीच में आप उसको सबमिट कर देना। आप ऑलरेडी एक टेस्ट दे चुके हो तो आपको पता है कि अगर 9:30 का टाइम है, आप 9:30 पे डॉट सबमिट करोगे तो सबमिट नहीं माना जाएगा। वो फिर ये मान लिया जाएगा कि आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ी सी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको प्लीज़ फॉलो करें। 8 AM पे डॉट बैठ जाएं, ठीक है, ब्रश वगैरह करके एकदम फ्रेश होके अपना पेन पेपर लेके, ठीक है। दूसरा, ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव है, आप जानते हैं। इसमें 20 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है जिनका एक ही आंसर है, ठीक है, और 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो +40 है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट साथ में मैं एक चीज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों ने मुझे कंप्लेंट भी किया है कि सर कुछ बच्चे यहाँ से कर लेते हैं पेपर, कुछ बच्चे यहाँ से कर लेते हैं। मेरे पास ऐसे कंप्लेंट्स भी हैं। तो कल का आपका क्या रहेगा, आपको जो भी पेपर करना है, जैसे मैं भी जब पेपर सॉल्व करता हूँ तो आपको A4 शीट्स ले लेनी है, थोड़ी सी अच्छी हो जो कि, उसको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। फिर हर क्वेश्चन को जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके क्वेश्चन जम्बल्ड रहेंगे, हो सकता है ऑप्शन भी जम्बल्ड रहें, तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो उसको, जो भी आप न्यूमेरिकल टिक करोगे, अगर आप तुक्का मार रहे हो तो वहां पे लिख देना कि भाई मैंने डायरेक्ट ऐसे ही आर्बिट्रेरी कर दिया है इसको, ठीक है। तो सबको ये करना कंपलसरी है। जो ये नहीं करेगा ना उसको मतलब उसका पेपर चेक नहीं होगा, उसको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। मान लो आपने सेकंड क्वेश्चन किया, इंटीग्रल ऑफ x dx 1 से 2 किया है, तो इसको आपको लिखना है, चाहे कैसे भी लिख दो, मुझे पता चल जाएगा कि आपने किस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। चाहे आप शॉर्टकट में लिखो, कैसे भी करो, बट जो भी शीट आप करोगे उसको आपको PDF कन्वर्ट करके या एक फाइल बना के मुझे सेंड करनी है व्हाट्सएप के ऊपर। किसी और को मत सेंड करना, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई इस बच्चे ने इससे कॉपी कर लिया है। इसीलिए मैं ये, क्योंकि ऑनलाइन में काफ़ी चांसेस रहते हैं कि आप चीटिंग कर लें, ठीक है, और हो सकता है कुछ बच्चे कर भी रहे हो। अब इसके बारे में तो पता नहीं है, क्योंकि आप अकेले घर में हो सकते हो और चीटिंग करके आप पेपर दे रहे हो। तो इसीलिए कल का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव कम सब्जेक्टिव है। आप जो भी क्वेश्चन करोगे, जो भी टिक करोगे, अगर आपने डायरेक्ट तुक्का मारा है या कुछ भी सोच के मारा है या वैल्यू पुट करके मारा है, तो वो आपको लिख कर मेरे को जरूर सबमिट करना पड़ेगा। तो 25 क्वेश्चन हैं। तो 8 से 9:20 AM का टाइम है, उसको 9:30 तक भी हम, मतलब 9:30 तक का अगर टाइम है तो अंडरस्टूड है वो 9:20 तक सबमिट हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 9:25 तक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने सबमिट किया, आपको उसके स्क्रीनशॉट लेके या कैम स्कैनर से आपको उसको PDF बना के मुझे सेंड करना होगा। सबको ये बात क्लियर हो गई? ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आप चीटिंग ना कर पाए। इसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं, इनडेफिनेट भी आ रहा है, डेफिनेट भी आ रहा है। अब मुझे ऐसे याद नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर से ही क्वेश्चन होंगे, हो सकता है डेफिनेट के थोड़े ज्यादा हो क्योंकि डेफिनेट हमने लास्ट में किया है, ठीक है। आपको कम से कम एक्सरसाइज 1 2 3 मॉड्यूल की कर लेनी है। अगर आप वो नहीं करते हो तो आपको थोड़ा सा नुकसान रहेगा पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन फिर आपसे नहीं होंगे, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है। जो अपनी PDF फाइल नहीं भेजेगा उसका चेक नहीं होगा पेपर, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो उसको एब्सेंट कंसीडर कर लिया जाएगा और मैं ग्रुप में डाल दूंगा ये बच्चा एब्सेंट है। जिसको ये बात समझ आ गई है वो ऑल क्लियर कर दो या इमोजी बना दो। जो जो मैंने बोला है, आपका जो भी टेस्ट है आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करके भेजना है, ठीक है। अगर आप किसी वेबसाइट से उसके आंसर को कॉपी करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है बहुत बच्चे, जैसे 11th के भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनको समझ नहीं आता है तो वो डाउट नेट पे जाके उसका सोल्यूशन देखते हैं फिर मुझे भेजते हैं फिर, तो ये सब नहीं करना है, उससे आपको नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। तो कल आप सबको यही करना है, जो भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसका सॉल्व करके उसको PDF बना के मुझे भेजना है। सबको ये बात क्लियर हो गई? हाँ, दूसरा आपको मैंने वहां पे ग्रुप में भी लिखा था कि आपको लॉगिन करने के लिए पासवर्ड चाहिए होगा। तो जिसको पासवर्ड अपना भूल गया है वो मुझे भेज दे, मैं उसका पासवर्ड रीसेट करके उसको भेज दूंगा। क्योंकि फॉर्म्स ओपन अप करने के लिए कई बार वो ब्राउजर में ओपन अप होता है, ठीक है। ब्राउजर में जब ओपन अप होता है तो वो आपको री लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आपको अपना लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड कहीं एक जगह लिख के रखो और उसको यूज करना है। हर्षित प्रेजेंट है क्लास में? हर्षित, हर्षित आर यू प्रेजेंट?
यस लिखो इसमें। अर्षित का दिखाई नहीं रहा एब्सेंट। चलो ठीक है, कोई नहीं। चलो ठीक है, एग्जिट करते हैं आज के लिए। ठीक है, कोई और प्रॉब्लम रहेगी, कुछ और डाउट पूछना, आप मुझे कॉल कर सकते हो 3 to 5 में। 3 to 5 में आप व्हाट्सएप कॉल करके या नॉर्मल कॉल करके अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कल मिलते हैं टेस्ट के टाइम पे। सुबह ही टेस्ट है 8 AM ऑनवर्ड्स।